हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 10th की जो साइंस की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों, लगभग हम इसमें 15 सवाल को करवाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे सवाल बच्चों ऑफिशियल है, आपका ये जैक में पूछा गया सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। तो प्रबल संभावना है कि आने वाले एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। तो कितना आसान सवाल है। अवतल दर्पण का किन्हीं दो उपयोग, क्या क्या उपयोग में लाते हैं? तो पहला है गाड़ी के हेडलाइट में। जी हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, है ना। दंत चिकित्सकों में, है ना, जो दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो सोलर प्लेट वगैरह होता है वहां पे भी इसका उपयोग होता है। तो दो उपयोग पूछा था, यहाँ हमने 3 लिख दिया, आप दो कोई भी इनमें से लिख सकते हैं, है ना। राइट एनी 2 यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का क्या उपयोग है? तो आप लोग फटाफट लिख देंगे कि गाड़ी के हेडलाइट में, दंत चिकित्सकों में, या फिर सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है ना। वाई सोडियम केप्ट इमर्सेड इन केरोसिन ऑयल, है ना। तो बताइए, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्या उत्तर लिखेंगे? सोडियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, जिसे खुली वायु में रखने पर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है ना। सोडियम जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु, अगर इसको हम खुला वायु में अगर रख देते हैं तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद वो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, जिससे आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो इतना उत्तर लिख लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है और काफी लॉलीपॉप सवाल भी है ना, और लगभग बच्चों का ये प्रश्न का आंसर याद होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तीसरा नंबर कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में भी मैंने बताया है ना, कि अगर वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी कितना होगा? जो फोकस होगा वो r/2 होगा। क्या होगा? r/2, जो कि आपका f बराबर r/2, है ना। ऐसा भी आपका एग्जाम में आएगा सवाल कि r का, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध क्या होगा। तो यही वाला आपको फॉर्मूला लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है ना। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कूलॉम्ब है, याद रखेंगे, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब यहां से हम लोग आगे की सवाल कि एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूलाज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो देखिए, तीनों का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपको तीनों का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो एल्केन का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है CnH2n+2, है ना, CnH2n+2, है ना। और एल्कीन का जो होता है, देखो, केन एन लगेगा, जब केन लगेगा तो ये आपका +2 लास्ट में लगा देना। कीन, अगर एल्कीन का सूत्र पूछेगा तो CnH2n, ना इसमें +2 लिखना ना -2। क्लियर है? अब जब एल्काइन का पूछ देगा, क्या पूछ देगा? एल्काइन का, तो आपका क्या करना? CnH2n और -2 लगा देना। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी एग्जाम में आता है, चाहे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी में भी आएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर है? ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि एल्केन वाला जो समूह है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन और एल्काइन का समूह जो होता है, इसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद रहेगा, संतृप्त और ये संतृप्त। चलो, दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। एल्केन वाला समूह संतृप्त, और एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। किसी भी तरीके से एग्जाम में अगर घुमा कर लिख के पूछेगा तो भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मिशन 2 पर, है ना। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया को अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ना डैश अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, है ना।
तो पूछ रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड अ बेस इज नॉन एज रिएक्शन, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें। देखिए ये आप लोग को हम पहले भी करवा चुके हैं, इससे पहले मैंने और भी सब्जेक्टिव करवाया है मेरे बच्चे, ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्टिव को जरूर देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस यही सब्जेक्टिव को देख करके और आप चले जाएंगे, है ना, और भी सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, मैंने और भी ऊपर करवा रखा है। और जितने इंपॉर्टेंट है, जितने रिपीटेड है, मैंने एक एक लाइन बाय लाइन करके वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग नहीं मिलता है वीडियो तो जाइए प्लेलिस्ट पर, आप जाइए प्लेलिस्ट पर और वहां पे आप लोग को प्लेलिस्ट में साइंस का टोटल वीडियो, जी हाँ, मिशन 2 की तरफ से जितना भी वीडियो अपलोड हुआ है साइंस का, ओनली साइंस का, साइंस की तैयारी के लिए, तो वो सारा मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट पर। वहां पे आप एक एक करके लाइन बाय लाइन करके देखिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो ये भी सवाल मैंने करवाया कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम, फिर भी मैं फिर से बता देता हूं कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। तो कौन कौन से नियम? तो पहला है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, है ना, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो जैसे कि यहां पर अगर चित्र अगर आप बना देते हैं तो फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। यहां पे एक सिंपल सा मिरर बना देना, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया प्रवर्तित किरण। क्लियर है? और बीच में होता है एक अभिलंब जो कि काल्पनिक होता है, इसको डैश डैश करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीच में क्या होता है? तो अभिलंब होता है, जो कि मैंने यहां पे कर दिया। और उसके बाद अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग आई कहते हैं, और आप अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग आर कहते हैं। तो इतना अगर आप कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आपतन कोण, परिवर्तन कोण कहते हैं, ये आप चित्र जरूर बना दीजिएगा। तो क्या बोल रहा है पहला नंबर कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण, ये वाला किरण, और आपतन बिंदु, यानी यहाँ पॉइंट में एक बिंदु है, तीनों जो है एक ही तल में स्थित है। बिल्कुल बात सही है ना। दूसरा आपका क्या है कि इसके नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। जी हाँ, ये आई और आर ये हमेशा बराबर होता है, आप याद रखेंगे, आई और आर ये बराबर होता है। तो प्रवर्तन के दोनों नियम आप लोग उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। डायरेक्ट सवाल भी आता है कि प्रवर्तन के कितने नियम हैं प्रकाश का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये सवाल जो है बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है। 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम, मैंने श्रेणी क्रम, पार्श्वक्रम का तुल्य प्रतिरोध भी आप लोग को बता दिया, तो उसको प्रूव करके बताए थे। वो दोनों में से एक सवाल तो जरूर आएगा, और इस बार संभावना है कि पार्श्वक्रम और ओम का नियम में से एक ठो जरूर आएगा। ठीक है, तो तीनों को आप अच्छे से कर लेना, एक ठो तो 100% वहां से आने वाला है। चलिए, 3 चालक जिनके प्रतिरोध दिया हुआ है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आर बराबर, जी हाँ, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बोले हाँ सर बिल्कुल यही होता है। तो R1 कितना है बाबू? तो 2 ओम है, और R2 कितना है? बोले सर 4 ओम है, और यहाँ पे R3 जो है ये आपका 6 ओम है। तो 4 2 6 6 12 ओम इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? 3 चालक को अगर प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में अगर हम इसको संयोजित करते हैं तो उसका 12 ओम प्राप्त होगा तुल्य प्रतिरोध। क्लियर है? अगर यही चीज को अगर पार्श्व क्रम में बोलता तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ता पार्श्व क्रम में, 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3, है ना। वहां पे आप लोग क्या करते? 1/R1 कितना? तो 2 प्लस 1/4 और प्लस 1/6 कर देते, और इसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव करके और इसका सॉल्यूशन निकाल देते आर का वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम पूछा तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट होता है फार्मूला, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस, मतलब सबको जोड़ देना। क्लियर है? बोले जी सर। आगे देखते हैं क्या है सवाल कि निम्नलिखित समीकरणों में को संतुलित कीजिए। इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करना कर लिए तो आपका 3 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे 2 मैंने एक प्रश्न को ले रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है वैसे सवाल को। तो संतुलित करने में क्या होता है कि जो तीर का निशान है बच्चों, यानी कि तीर के दाहिना साइड, ये साइड, और 3 का बायां साइड, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं और इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों के साइड की परमाणु संख्या और उत्पादों की साइड की परमाणु संख्या को हम लोग को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए बराबर करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बाबू? 2 है। यहाँ पे सर एगो है, तो एगो है तो हम क्या लगा देंगे? इसके आगे लगा देंगे 2, है ना। तो अब देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, यहाँ पे सर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे 2 है सर, तो इसके आगे लगा दो 3। बोले सर हाइड्रोजन यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 दूनी 6, और यहाँ पे भी 3 दूनी 6 हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गया। तो ये हम लोग क्या कर दिए? संतुलित कर दिए। क्लियर है? बोले जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, बी नंबर दिया है कि फेरस जो है जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, फेरस ऑक्साइड बन रहा है और जल यहाँ पे अलग H2 अलग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम तीर का दाहिना साइड, बायां साइड अगर देखें तो फेरस 1 गो है और यहाँ 3 गो है, तो हम क्या करेंगे? फेरस के आगे लगा देंगे 3,
है ना। जब भी लगाएंगे तो आगे लगाएंगे, ना कि पीछे लगाएंगे, और पीछे लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। तो 3 आगे लगा दो, तो फेरस 3 हो गया, यहाँ पे फेरस 3 हो गया। अरे बराबर करना तो आता होगा ना, कि 1 तेरा 1 मेरा, 1 तेरा 1 मेरा। तो वैसे तो इसमें भी बराबर करना है, सिंपल है। क्या बच्चा लोग, कैसे कैसे गुंडा बनेगा जी। तो देखो यहाँ पर H2, अब यहाँ पे H2 कितना है, 2 गो है, और यहाँ पे भी H2 2 गो है। चलो यहाँ तक के ठीक है भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ 4 गो है सर, तो इसको बराबर कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पीछे लगा देंगे 4। ना 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 गुरुजी, पीछे नहीं लगेगा, जब भी लगेगा तो कहाँ लगेगा, आगे लगेगा, तो आगे लगा दो। तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4। लेकिन सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि हाइड्रोजन जो हो गया यहाँ पे 2 था, और 2 चौके 8 हो जा रहा है यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे सर 2 एक है, तो इसके आगे लगा दो 4। तो कितना हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, फेरस 3 हो गया, फेरस 3 हो गया। दोनों साइड बराबर, इक्वल, बात बराबर, बात खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला सवाल, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर। इसी तरीके से अगर आप लाइव सेशन में, हमारा देखो, हमारा लाइव सेशन जो है 7 बजे चालू होता है, 7 बजे चालू होता है सुबह, शाम में, और सुबह में 6 बजे। अगर आप लोग नहीं जुड़ते हैं तो जुड़िएगा, है ना। जो लोग जुड़ते हैं अच्छी बात है, नहीं जुड़ते हैं जुड़िएगा, क्योंकि इस बार जो है हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि सभी का 450 मार्क्स आना चाहिए, जितने भी मिशन 2 से पढ़ रहे हैं 450। जी हाँ, धाकड़ तरीके से तैयारी कराई जा रही है यहाँ पर, जिसमें लाइव सेशन में साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड दिया जा रहा है ना। सभी वीडियो को देखिए मेरे बच्चे, आप प्लेलिस्ट पर जाकर के लाइन बाय लाइन करके वीडियो देखो। मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, जी हाँ बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं कि एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखे जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बहुत ही आसान है, धातु का नाम पूछा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है उसको हम लोग पारा कहते हैं। अब इसका संकेत भी पूछ दिया था, तो संकेत होता है Hg। क्या होता है, संकेत Hg होता है। दूसरा नंबर सवाल, एक ऐसी आधातु का नाम अथवा संकेत लिखे जो धातु के सुचालक होती है। तो आधातु पूछ रहा है ना। आधातु और विद्युत का सुचालक कौन होता है भाई, तो ग्रेफाइड होता है। तो धातु का नाम ग्रेफाइड हो जाता है, और इसको हम लोग लिखते हैं Gr से, ठीक है ना। अगर इसको सिंबॉलिक में अगर देखें तो C से भी लिखते हैं कभी कभी, है ना। तो दोनों आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। अब ये सवाल मैंने करवा रखा है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये मैंने करा रखा है वीडियो नंबर 1 में। वीडियो नंबर 1 में अगर आप नहीं देखे हैं प्रीवियस हमारा सब्जेक्टिव सवाल, तो उसे ज़रूर देख लेंगे। ये सवाल आप लोग कर लेंगे, और 2 बार मैंने कराया, वीडियो नंबर 1 में भी करवाया इसको, और वीडियो नंबर 4 में भी करवाया हमने, है ना। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। जिसे मैंने करवा दिया उसमें ज़्यादा हम लोग को टाइम नहीं देना है। आगे देखो नेक्स्ट सवाल कि ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन की व्याख्या करें। तो उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं। दोनों के लिए क्या करना है, एक एक उदाहरण भी देना है और उसको परिभाषित भी करना है। तो ये हमने वीडियो नंबर 2 में करवाया है, आप उससे ज़रूर कर लेंगे। बोले सर वो सारा वीडियो कहाँ मिलेगा, तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसके लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल में आप जुड़ जाएँ। व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाएं, हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। बोले सर डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं, कुछ बच्चा तो डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पता, तो अपने बड़े भैया बहन से पूछ लेना कि डिस्क्रिप्शन बोलते हैं किसको, प्लेलिस्ट किसको बोलते हैं। बार बार सर बोलते हैं प्लेलिस्ट देखने के लिए, तो साइंस का प्लेलिस्ट जो है उसको आप लोग देख सकते हैं, या फिर अगर व्हाट्सअप चैनल में जुड़ेंगे तो वहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, क्या है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए, है ना। तो चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन रहा, इतना हमने यहाँ पे उत्तर लिखा, ये क्वेश्चन रहा, ये हमने उत्तर लिखा, ये क्वेश्चन रहा, ये हमने उत्तर लिखा, ठीक है। तो क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaOH, क्या हो जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, CaO, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड H से हाइड्रोजन, Cl से क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो CuSO4, है ना। कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, तो CuSO4 हो जाएगा, है ना। सल्फेट जब भी होता है तो SO4 लगता है, बाकी कोई भी धातु रहेगा उसके आगे लगा देना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। दर्पण सूत्र व आवर्धन सूत्र लिखें। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। चलिए बहुत ही अच्छा आसान है। तो सबसे पहला दर्पण के आवर्धन का सूत्र पूछ रहा है, तो आवर्धन का सूत्र कितना हो जाएगा, दर्पण के आवर्धन का सूत्र, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर h डैश, जहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा ऊंचाई, ये एक फार्मूला होता है। एक होता है -v/u,
माइनस भी बाई यू। तो ये फॉर्मूला होता है, चाहे m बराबर माइनस भी बाई यू लेकर काम कर सकते हैं या m बराबर h डैश बटा h को लेकर के भी काम कर सकते हैं, या फिर h डैश बटा h बराबर माइनस भी बाई यू करके ले काम कर सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है, क्योंकि तीनों बराबर है। जहां पर आपका h डैश m क्या होता है, आवर्धन होता है, जहां पे h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई होता है। तो हमने आवर्धन के सूत्र को लिख दिया। अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोले कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, कोई वस्तु है, और 15 सेंटीमीटर के फोकस, मतलब f जो मतलब कि बिंब का साइज दिया हुआ है, मतलब h दिया हुआ है, फोकस दूरी f दिया हुआ है, और आपका अवतल दर्पण से इतना दूरी पर है, यानी u दिया हुआ है ना, यानी u दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ, आपको भी निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हम लोग दर्पण सूत्र से निकालेंगे। आइए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जो दिया है हमने वो लिखेंगे, है ना। वस्तु की ऊंचाई यानी h से लिखते हैं, h कितना दिया हुआ है, तो h आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका लिखा है फोकस दूरी यानी कि f कितना हो जाएगा, तो f हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिए अवतल दर्पण का बात कर रहा है तो यहाँ पे माइनस में, ये आपका फोकस जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसमें तीनों चीज़ माइनस में होता है। वस्तु की दूरी u कितना दिया हुआ है, तो u आपका दिया हुआ है 25, इसको भी हम लोग माइनस में लिखेंगे, है ना। ध्यान रखेंगे अवतल दर्पण में फोकस, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी तीनों माइनस में होता है। हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें निकालना है भी, है ना, यानी प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान से निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग दर्पण सूत्र, एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए, है ना। अगर आप दर्पण सूत्र है ना, अगर आप इसको रोक करके उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। दर्पण सूत्र हमारा क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u और बराबर में 1/f, यही आपका फॉर्मूला होता है ना। हमें भी निकालना है तो 1/v यहीं रहने दो और बराबर कर देंगे 1/f, और माइनस में ये u इधर चला जाएगा, तो 1/u इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक का, यहाँ तक अगर उतार लिए हैं तो उतार लीजिए। अब आगे हम बनाएंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/v था, उसके बाद था 1/f, f का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, -15, तो -15 लिख देंगे, माइनस 1/u, u का मान कितना था, तो -25, तो -25 लिख देंगे। फिर बराबर देंगे 1/-15, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोले नहीं सर। अब यहाँ पे देंगे बराबर, और यहाँ पे 25 और 15 का एलसीएम जब लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 15 को कितना से गुना करेंगे, 75, तो 15 को 15×5 = 75, 5 से, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 25 को 3 से, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा, साइन तो माइनस के यहाँ छोड़ दिए थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/v इधर है, तो यहाँ पे 1/v बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, और बट्टा 75 बचेगा। कोई दिक्कत, बोले नहीं सर। अगर हम इस तरह उल्टा कर देते हैं, मान लो ये 1/v को उल्टा कर देते हो तो क्या हो जाएगा, v/1, है ना। और जब इधर उल्टा करेंगे तो इधर उल्टा कर दो, तो 75 बटे, या फिर क्रॉस मल्टीपल भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उल्टा डायरेक्ट कर दिया, है ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, v बराबर, तो हमारा आ जाएगा 75 ना, तो 35 दूनी 70, 36 दूनी 72, तो 37 हो जाएगा, 37.5, तो 37.5 कितना हो जाएगा, 37.5 इसका हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। अब यहाँ पे आप नीचे लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात पर्दे दर्पण के सामने 37.5 दूरी पर रखना होगा। क्या लिखेंगे, जो प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगी 37.5 हो जाएगा, है ना, -37.5 हो जाएगा। अब इसके बाद पूछा था ना, एक सवाल और पूछा था इसमें कि प्रतिबिंब की तो स्थिति हमने देख लिया, अब प्रकृति तो देख लिया, अब प्रतिबिंब का साइज कितना होगा। तो साइज अभी शुरू में कितना था बाबू, तो शुरू में था आपका 4, है ना। तो वही आवर्धन सूत्र लगाएंगे हम लोग। m बराबर क्या होता है, तो m बराबर फॉर्मूला होता है h डैश बटा h माइनस v/u। तो हमें यार यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसमें m दिया हुआ रहता तो हम लोग h निकाल लेते, तो हम लोग ये दोनों फार्मूला को लेंगे, ये दोनों को। तो अगर इन दोनों को लेते हैं तो h डैश कितना दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ सर, h डैश तो निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई दे रखा था, कितना, 4 दे रखा था, माइनस भी का मान कितना आया था, तो v का मान आया था 37.5, है ना। माइनस में ये भी है और माइनस में वो भी था, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको। प्लस कैसे है समझ में आया, माइनस भी वाला और एक माइनस में आया था -37.5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 37 लेके चलना पड़ेगा जी, है ना। अच्छा नहीं, u कितना दिया हुआ है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, u कितना दिया हुआ है, तो -25 दिया हुआ है, तो -25 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल अगर हम करते हैं इसमें तो h डैश है ना, -25 h डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ 37.5 गुना 4 हो जाएगा। और ये हम लोग जो 25 इधर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इधर जो 25 दिया हुआ है इधर आके किस में हो जाएगा, तो इधर आके हमारा गुना में डिवाइड में हो जाएगा, गुना में है ना इधर,
तो इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइड में लिख देता हूँ -25। तो अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, तो इसको अगर हम काटेंगे तो कैसे कटेगा, तो देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। ठीक है, अब देखो इसको अगर काटेंगे तो 25 को 15 से जब हम गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। और ऊपर में अगर हम गुना करते हैं 15 को 4 से तो 15 चौके 60 और नीचे हो गया 10, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 और साइन रहेगा माइनस का। तो यहाँ पे जो ऊंचाई निकल गया वो 6 निकल गया। था कितना बाबू? 4 था। हो कितना गया? 6 हो गया। तो बताओ प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? बोले सर बड़ा बनेगा, क्योंकि 4 था 6 हो गया। बोले सर लेकिन माइनस में, सर माइनस ये चीज़ दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि वो उल्टा बनेगा। वो क्या बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वो ये नहीं बताता है कि छोटा बनेगा, है ना। तो 4 था 6 बना, मतलब कि प्रतिबिंब जो बनेगा बड़ा बनेगा। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या लिखोगे? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, है ना। उल्टा क्यों? क्योंकि माइनस में आया। बात समझ में आ गया? बिल्कुल बात समझ में आ गया होगा अगर आप इसको रोक रोक करके और लिख करके अगर देखे होंगे तो, और उसके बाद एक बार रिमाइंड कर लो। चलिए ये सवाल जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओम का नियम लिखें। क्या है? ओम का नियम लिखें, इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो ये सवाल आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ओम लॉज आप लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको, है ना। सबसे पहले ओम का नियम लिख करके हम डैश देंगे, लिखेंगे नियत ताप पर, नियत ताप पर, है ना। नियत ताप पर किसी धारावाहिक चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। सबसे पहले ओम का नियम इसी तरीके से परिभाषा दे दीजिएगा। उसके बाद ये चित्र को आप लोग को ड्रॉ कर देना है। ये चित्र में, चित्र बोले सर बहुत हार्ड है चित्र। अरे भैया डायरेक्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे? एक प्रतिरोध इस तरीके से डाल देंगे, यहाँ पे आप ए मीटर डाल देंगे, यहाँ पे कुंजी डाल देंगे, इस तरीके से इसको भर देंगे। ठीक है, और ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग को चित्र बना लेना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार कि एक विद्युत परिपथ तैयार किया गया, एक ए मीटर एक वोल्ट मीटर सेल संयोजित किया गया, है ना। जो था वो हमने लिख दिया। सबसे पहले विद्युत परिपथ धारा के स्रोत के रूप में एक सेल प्रयोग करते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस परिपथ में एक सेल का प्रयोग करेंगे, यानी एक बैटरी का। जैसे टॉर्च का बैटरी 3 ठो लगता है तो एक वाला यूज करेंगे। यदि इससे प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर और विभवांतर 1 वोल्ट है, जब विद्युत स्रोत के रूप में 2 सेल को जोड़ा जाता है तो धारा का मान जो हो जाता है 2 एम्पियर हो जाता है। एक को जोड़ रहे थे तो 1 एम्पियर हो रहा था, 2 को जोड़ रहे थे 2 एम्पियर हो रहा है, और विभवांतर जो है 2 वोल्ट हो जा रहा है। एक को जोड़ रहे थे तो 1 वोल्ट हो रहा था, 2 को जोड़ रहे तो 2 वोल्ट हो जा रहा है। इसी प्रकार 3 या 4 सेल को संयोजित करेंगे तो इसी प्रकार एम्पियर में और विभवांतर में हमारा वृद्धि होगा। इस क्रम में विद्युत धारा तथा विभवांतर का अनुपात जो है एक नियत प्राप्त होता है ना। एक क्या होता है इसमें? नियत प्राप्त होता है। विद्युत धारा और विभवांतर, मतलब जितना इधर बढ़ेगा धारा उतना यहाँ पे एम्पियर ये वो विभवांतर बढ़ेगा। तो मतलब एक नियत दिख रहा है यहाँ पर। अतः हम इसे ग्राफ के रूप में निरूपित करके एक सीधी रेखा में प्राप्त करते हैं, जो कि आपका उसके बाद ये वाला चित्र बना दे। और ये चित्र बहुत ही आसान है। ऐसे करना, ऐसे करना, नीचे धारा का मान लिख देना, यहाँ विभवांतर लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे आप एक लाइन सीधा सीधा खींच देना और यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट कर देना। तो ये इससे क्या पता चलेगा कि एक सीधी रेखा में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो विभवांतर जितना बढ़ेगा उतना धारा का मान बढ़ेगा, जितना धारा बढ़ेगा उतना विभवांतर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब एक नियत बनेगा, एक अनुपातिक में बढ़ेगा। अर्थात किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। इतना लिख देंगे तो ये ओम का नियम आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा, याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं पार्श्व क्रम। और ये सवाल जो है इस बार प्रबल संभावना है कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, चूंकि श्रेणी क्रम शायद पिछले बार शायद पूछा था, तो पार्श्व क्रम इस बार संभावना पूरे पूरी है। चलिए, वैसे आप लोग तीनों को आप लोग अच्छे से कर लेना। क्या है पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं? 3 प्रतिरोध जो है R1 R2 R3 पार्श्व क्रम में संयोजित करने, तो दर्शाइए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। चलिए, तो देखिए पार्श्व क्रम संयोजित करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर पार्श्व क्रम संयोजन लिख देंगे। जैसे कि आप लोग ओम का नियम को पहले परिभाषित किए थे, उसी प्रकार पार्श्व क्रम संयोजन को हम परिभाषित करेंगे। लिखेंगे जब किसी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। कुछ हार्ड नहीं बच्चों। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे 3 को प्रतिरोध है, तो हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को, क्या बोला कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक साथ, तीनों प्रतिरोधकों को देखिए सिरा को एक साथ जोड़ा गया
और इन तीनों के दूसरे प्रतिरोधों को, है ना, दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसी को हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है। क्या लिखोगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को पहले सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ को संयोजित किया जाता है तो उसी को हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर, याद ऐसे ही करना है। उसके बाद इस चित्र को बना लेना। चित्र बनाना बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे सेल डाल देना, है ना, मतलब बैटरी, कुंजी डाल देना यानी स्विच, और यहाँ पे एमीटर डाल देना और इस तरीके से डाल देना। यहाँ पे 3 गो प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध ऐसे कर देना और उसके बाद तीनों प्रतिरोध के पहला सिरे को एक साथ जोड़ देना और दूसरा सिरे को एक साथ जोड़ देना। ये आपका चित्र तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेगा चित्रानुसार। क्या लिखेंगे? चित्रानुसार 3 प्रतिरोधकों R1, R3, R2 होना चाहिए यहाँ पे, R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया, जिनसे प्रवाहित होने वाली धारा जो है 1, 2 और 3 है। इस परिपथ में कुल धारा का मान जो है ना, I1, I2 है ये, ठीक है, I1, I2, I3 है। इसमें कुल प्रतिरोध धारा का मान कितना हो जाएगा? तो अगर हम इस क्या बोलेंगे उसको, इस परिपथ में अगर हम I का मान निकालना चाहे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, तीनों को हम लोग क्या करेंगे? योग कर देंगे। बात समझ में आए? उसके बाद यहाँ पे यदि कुल विभवांतर भी प्रतिरोध R हो तो ओम का नियम से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो ओम का नियम हमारा क्या कहता है कि I बराबर V बटा R। तो हम क्या करेंगे? सभी प्रतिरोधकों को इस समीकरण पे हम लोग पुट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब I है यहाँ पर तो I1 जब लेंगे तो हम लोग R1 लेना पड़ेगा, जब I2 लेंगे तो हमारा V बटा R2 लेना पड़ेगा, और जब I3 लेंगे तो I3 लेंगे तो R3 लेना पड़ेगा। इस प्रकार हम तीनों को कर दिए। अब समीकरण 1 में हमारा क्या कह रहा था? समीकरण 1 में कह रहा था कि I बराबर V बटा R, है ना, I बराबर V बटा R। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या लिख दिए, I बराबर, अच्छा, समीकरण 1 क्या था? I बराबर I1, I2, I3, तो ये हमने लिख दिया। और I बराबर क्या होता है? तो V बटा R था, तो I1 बराबर हमने क्या लिखा था? तो V बटा R1, और I2 बराबर क्या लिखा था? तो V बटा R2, और I3 बराबर क्या लिखा था? तो V बटा R3। अब हम तीनों को हम एक जगह लिख दिया। अब इसमें देखिए तीनों में कुछ कॉमन नजर, बोले सर हाँ सर, भी तीनों में है, तो हम क्या करेंगे? V को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया V को कॉमन, है ना, यहाँ पे हम ले लिए V बटा R हो गया, यहाँ पर V को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे R1, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3 बचा। तो और V क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास बचा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3, 1 बटा R3, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या निकला? यहाँ से पार्श्वक्रम का सूत्र निकला। यही सूत्र को हम लोग हर जगह यूज करते हैं पार्श्वक्रम के लिए, है ना। इसी तरीके से क्या लिखेंगे? अर्थात पार्श्वक्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का विलोम सभी प्रतिरोध के विलोम के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है? पार्श्वक्रम को सिद्ध कर देना है, बना देना है। उम्मीद करते हैं दोनों को आप लोग याद कर लेंगे। अब ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का, ठीक है, क्या है, और काफ़ी अच्छा सवाल है। धातु और अधातु में कोई 5 अंतर लिखना है, तो बहुत ही आसान है भाई। एक साइड लिख देना धातु, एक साइड लिख देना अधातु, और बीच में एक मोहब्बत वाला लाइन दे देना, है ना। चलो, धातु में उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, बिल्कुल। धातु जो होता है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होता है जो वो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। सिंपल, एक का अंतर हो गया। धातु तन्यता और आघात वर्ध्यता होती है। जी हाँ, धातु से खींच करके हम लोग तार निकाल सकते हैं, उसको पीट करके पतली चादर के रूप में कर सकते हैं, लेकिन अधातु भंगुर होता है, यानी इसको पीटने से क्या हो जाता है? टूट जाता है। आगे देखो, तीसरा नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि धातु को पीटने से ध्वनियां उत्पन्न होती है। बोले हाँ सर, बिल्कुल होता है। और अधातु को पीटने से ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। तो ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर ये लिख सकते हैं, धातु में धात्विक चमक पाया जाता है। बोले हाँ सर, बिल्कुल। अधातु में धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। धातुओं की सतह पर प्रहार करने पर ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा। चौथा यहाँ अंतर लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे दोनों सेम हो गया, ध्वनि वाला। तो इसमें आप चौथा में लिख दीजिएगा कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग का क्या हो जाएगा? 5 अंतर हो जाएगा, और यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से आप लोग अगर इस तरीके से लिखते हैं, है ना, तो आपको फुल मार्क्स दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पुराने वीडियो को, हमारे पिछले वाले वीडियो को अगर नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर मैं उसके पुराने वाले जो हमारे सब्जेक्टिव सवाल है वो हमने डाल दूंगा, और यहाँ पर आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आप लोग को साइंस की पूरी तैयारी, जी हाँ पूरी तैयारी, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा वीडियो एक ही यहाँ पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।